हेलो फ्रेंड्स, 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में संपन्न हुई। शुरू में दावा किया जा रहा था कि इस बैठक में 18 विपक्षी दल शामिल होंगे, लेकिन अंत तक 15 विपक्षी दल ही शामिल हो सके। दोस्तों, आज का ये एपिसोड कुछ बड़ा होने वाला है। हम इस एपिसोड में महागठबंधन में शामिल होने वाले 15 दलों की 2019 की स्थिति और आज की स्थिति का विस्तृत रूप से हर राज्य का आकलन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें तथा धैर्य से पूरा वीडियो देखें। अंत तक आपको बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा जो अभी तक डाउटफुल थी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 23 तारीख को पटना में महागठबंधन की जो बैठक संपन्न हुई, उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, द्रमुक मुख्य रूप से शामिल हुए। इन दलों में से जो नेता शामिल हुए उनमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेडीयू के नीतीश कुमार, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव काफ़ी दिनों के बाद किसी राजनीतिक बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव, एनसीपी के शरद पवार, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा, टीएमसी से ममता बनर्जी और डीएमके के एमके स्टालिन तथा वामपंथी दलों से आपको डी राजा, सीताराम येचुरी इत्यादि शामिल हुए। यह बैठक लगभग 3.5 घंटे पटना में मुख्यमंत्री आवास पर चली। इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल शामिल नहीं हुए तथा डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद रहे। हालांकि एमके स्टालिन ने कहा कि उनकी फ्लाइट का समय हो गया था, इसलिए वो जल्दी निकल गए। यही बात शुरू में आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को लेकर भी कही गई, लेकिन इस बैठक के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के द्वारा, उसके खिलाफ वोट करने का कंफर्मेशन नहीं करती है, वचन नहीं देती है, वादा नहीं करती है, तब तक वह आने वाले दिनों में भी विपक्षी दलों की किसी बैठक में शामिल नहीं होगी। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि उसकी अपनी परिपाटी रही है। वो लोकसभा या राज्यसभा का जब सदन चलता है तो किन मुद्दों पर सरकार का समर्थन करना है और किन मुद्दों पर सरकार का विरोध करना है, इसकी एक आम सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उसमें ही निर्णय लिया जाता है कि क्या करना है, नहीं करना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं इस महागठबंधन की बैठक की पृष्ठभूमि या फिर कहें 2019 से लेकर अब तक के कुल आकलन को। इस 15 दलों की जो बैठक हुई उसमें मुख्य रूप से जो राज्य कवर होते हैं उसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अपने जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा दूसरे अन्य राज्य जैसे केरल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिसमें जहां की कांग्रेस का मुकाबला किसी और दूसरे दल से नहीं है, दूसरे अन्य सहयोगी दलों से नहीं है, तो इसको लेकर डिटेल रूप से बात करेंगे। इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं एक एक राज्य की सिलसिलेवार ढंग से।
तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट लोकसभा की हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी को 62 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 5 सीट तथा बीएसपी को 10 सीट प्राप्त हुए थे। वर्तमान में जो महागठबंधन बन रही है उसमें उत्तर प्रदेश से जो प्रमुख दल हैं उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। जैसा कि आपको पता है, पहले 2019 में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट, सोनिया गांधी की सीट मिली थी। राहुल गांधी भी अमेठी से अपना चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी को 5 सीट प्राप्त हुए थे। ये 5 सीट समाजवादी पार्टी के अपने परिवार के ही थे। अब इस स्थिति में जहां 80 सीट है वहां अखिलेश यादव ने यह नारा दे दिया है, 80 जीतो बीजेपी भगाओ। अब चूंकि इस सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना दावा साबित कर रही है। इसमें एक और दल राष्ट्रीय लोक दल है जयंत चौधरी की, वो भी इस गठबंधन में शामिल होना चाह रही है। अब इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल के बीच सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस बैठक में यह कहा गया कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के पीछे इन महागठबंधन के सभी दलों का एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो कांग्रेस की स्थिति देखकर लगता है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी काफी कम सीटें देना चाहेंगी। तो क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का समझौता हो पाएगा? आने वाले समय में देखना यह दिलचस्प होगा। आइए अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। अर्थात 39 में से 39 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली थी, क्योंकि उस समय बीजेपी और जेडीयू दोनों ने साझा रूप से मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव, कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा था। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। अभी जेडीयू महागठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है। ऐसी स्थिति में बिहार में जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी को कितने सीट देना चाहेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। वर्तमान स्थिति में बिहार में आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू दोनों से ही मजबूत स्थिति में। ऐसे में आरजेडी चाहेगी कि उसका सीट कांग्रेस और जेडीयू से अधिक रहे। कांग्रेस भी चाहेगी कि उसे अधिक से अधिक सीट मिले, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि लोकसभा के 2024 के चुनाव होने वाले हैं उसमें उसके कम उम्मीदवार उतरे, क्योंकि जीतने के बाद नीतीश कुमार किस पाले में जाएंगे अभी भी ये डाउटफुल है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कुल 14 सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11, जेएमएम को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा आजसू को 2 सीट मिली थी। 2019 में कांग्रेस और जेएमएम ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी और आजसू एक साथ चुनाव लड़ी थी। अब झारखंड में उस समय कांग्रेस को 9 सीट मिली थी और जेएमएम को 5 सीट मिली थी। लेकिन जैसी कि खबर आ रही है अब कांग्रेस अपना 2 सीट बढ़ाना चाहती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन क्या कांग्रेस को 11 सीट देंगे या फिर कांग्रेस को फिर से 9 सीट पर ही लड़ना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में कुल सीट है 42। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को 18 और टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे मजबूत पार्टी है।
पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का एक समय गढ़ हुआ करता था, लेकिन अभी वोट शेयरिंग के हिसाब से पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुकी है। ऐसे में वहां सिर्फ अब 3 पार्टियां बचती है, टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी। अब जो महागठबंधन बन रहा है उसमें टीएमसी और कांग्रेस इस महागठबंधन का हिस्सा है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी कांग्रेस को कितने सीट देती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी से 36 का आंकड़ा है। ऐसे में यह गठबंधन कितना फलीभूत होगा तथा किस प्रकार से कांग्रेस अधीर रंजन को मैनेज कर पाएगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल 48 सीट हैं। पिछली बार बीजेपी के 23 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, शिवसेना को 18 सीट और एनसीपी को 4 सीट मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर लड़ी थी और दोनों को क्रमशः 23 और 18 सीटें मिली थी। इस बार महागठबंधन में से महाराष्ट्र से 3 पार्टियां आ रही है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। शिवसेना में टूट हो चुकी है, शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ सांसद उद्धव ठाकरे के साथ में है। अब ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि 18 सीट वाली शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें देना चाहेंगी, या फिर महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों के बीच बराबर बराबर सीटों का शेयरिंग किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की 38 सीटों में पिछले 2019 के चुनाव में डीएमके को 23 और कांग्रेस को 8 सीट मिली थी। बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। अब अगर स्टालिन पिछले बार की तरह इस बार भी समझौता करते हैं तो तमिलनाडु में ज़्यादा कठिन नहीं होगा तालमेल बैठाना। अब आखिर में हम बात करेंगे दिल्ली और पंजाब की। पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 8, बीजेपी को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा 2 सीटें क्षेत्रीय दलों को मिली थी। अब अगर महागठबंधन में भी आम आदमी पार्टी शामिल होती है तो अभी वर्तमान में, उस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी जैसे पिछले चुनाव में 1 सीट मिली थी तथा कांग्रेस को 8, इस बार कितने सीटों का शेयरिंग कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी करती है। सबसे ज्यादा पेंच दिल्ली और पंजाब को ही लेकर फंसने वाला है, क्योंकि केजरीवाल अपनी जीत पर अड़े हुए हैं और कांग्रेस भी इन दोनों राज्यों में झुकना नहीं चाहती। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। 7 के 7 सीटें बीजेपी को मिली थी। आपको लग रहा होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी होगी, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस दूसरी पार्टी थी। अब इस स्थिति से अगर यह समझौता महागठबंधन के दलों का समझौता हो जाता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में भी पेच फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस कहेगी कि दूसरी लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस थी, उसे अधिक से अधिक सीट दिया जाए। अब आम आदमी पार्टी कहेगी कि वहां चूंकि उसकी सरकार है इसलिए उसकी सीट शेयरिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या बनता है। जैसे कि खबरें आ रही है कि 10 से लेकर 12 जुलाई के बीच इन 15 दलों का बैठक शिमला में फिर से होने जा रहा है। इस बार बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस करेगी। कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी इस बैठक में शामिल हुई थी। अब वहां पर खैर ज़्यादा सीटें नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर कांग्रेस के साथ तालमेल बनती दिख रही है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई महागठबंधन के शामिल दलों की। अब हम बात करेंगे कि अकेले कांग्रेस बीजेपी को कितनी सीटों पर टक्कर दे सकती है। तो अगर हम 2019 के चुनावों का अवलोकन करें
तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे अगर महाराष्ट्र जैसे अगर राज्यों को हम जोड़ दें तो इन राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला, कर्नाटक भी इसमें शामिल है, सीधा मुकाबला बीजेपी से है। लगभग 200 सीटों पर यह मुकाबला बीजेपी से कांग्रेस का सीधा सीधा है। अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो इन 200 सीटों में से लगभग 180 सीट बीजेपी को मिली थी। उनका स्ट्राइक रेट 90% था और कांग्रेस इन 200 में से सिर्फ 20 सीट ही हासिल कर पाई थी। तो 2024 चुनाव को लेकर यह देखना दिलचस्प है कि जहां पर महागठबंधन के गठबंधन वाली पार्टियां हैं वहां पर तो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को लेकर मजबूत दिख रही है, लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है वहां पर कांग्रेस बीजेपी से 90:10% के हिसाब से सीधा परास्त होती देख रही है। अगर इन राज्यों में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत नहीं की तो जो राज्यों में उसकी महागठबंधन के साथ गठबंधन होगी वहां तो वो जीत जाएगी, लेकिन जहां सीधा सीधा बीजेपी से उसका मुकाबला है वहां वो हारती हुई लग रही है। अब ऐसे में कर्नाटक में जहां अब कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में जहां अब कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, ऐसे में थोड़ा सा कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना तथा मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। तो 2024 लोकसभा चुनावों से पहले इन राज्यों के चुनावों का क्या रिजल्ट होने वाला है, यह बहुत हद तक कांग्रेस और महागठबंधन के बीच होने वाले चुनावी तालमेल पर भी निर्भर रहेगा। अभी तक जो बातें खबर छन कर आ रही हैं उसके हिसाब से ये महागठबंधन कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले 1:1 अर्थात बीजेपी के एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ इन दलों का एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने की बात सामने आ रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इसके लिए तैयार होती है कि नहीं होती है, क्योंकि इस महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी और सभी राज्यों में कांग्रेस की ही उपस्थिति है। तो दोस्तों, इसी तरह के दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।